नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर मैडम बैठी हुई हैं, डॉक्टर शैल वर्मा। ये मनोरोग चिकित्सक हैं और क्रिसेंट प्लाजा दुर्ग, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में है, वहां पर इनका क्लिनिक है और वहां पर ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। मैडम, मनोरोग चिकित्सक हैं आप। मनोरोगी, सीधी सी अगर बात कहें तो लोग मनोरोगी को मनोरोगी नहीं, सीधा सीधा पागल कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। पागल वाला वर्ड तो बहुत दिनों से निकल गया है और इसको अभी ये बोलते हैं कि आदमी मन से परेशान है। मनोरोग भी नहीं है, मन से परेशान आदमी है और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की परेशानी लेके आते हैं। तो वो एक इलनेस की, मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये पूरा एक मन का संघर्ष है जिसको व्यक्ति नहीं लड़ पाता है और बहुत दिनों से संघर्ष में रहने के कारण इसको बहुत तरीके की परेशानियां मानसिक हो जाती हैं और जो एक गहन रूप लेती हैं तो वो मनोरोगी हो जाता है। तो वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। मैडम, जनरली ये रोग एक ऐसा रोग है, जैसा मैं मानता हूँ, ये बाय बर्थ बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, इंसान बहुत सारे हालातों का सामना करता है। ये रोगी मतलब पैदा नहीं होते, बन जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कारण है इसके? एक्चुअली ये रोगी जन्म से तो नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत झुकाव इन लोग में होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई डीएनए में कुछ कैरी करते हैं। जैसे मान लो फैमिली हिस्ट्री है, खानदान में बीमारी चली आ रही है यदि, है ना, तो वो अपने जीन्स में वो कैरी करते हैं। तो उस जीन्स में वो चीज कैरी, डिफेक्टिव जीन्स जो आ जाती है, वो उसका एक जेनेटिक थ्योरी है कि यदि खानदान में चल रहा है तो कोई एक बच्चा ऐसा हो जाता है जिसमें स्ट्रेस सहने की क्षमता कम रहती है। वही एक जीन्स पैदा करता है कि वो स्ट्रेस सहने की क्षमता कम देता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि यदि फैमिली में 3-4 लोग आ रहे हैं तो हम लोग उसको मानते हैं कि जेनेटिक है। और जहाँ पे कि फैमिली में दूर तक कोई निशान नहीं है फैमिली के बीमारी का, और वहां लोग आ रहे हैं तो उसको हम लोग मानते हैं वातावरण जनित है कि एनवायरमेंट में स्ट्रेस आया जिसको ये संभाल नहीं सको, मनोरोग में आ गया। ठीक है। मैडम, एक बीमारी होती है ऑटिज्म। क्या उसको भी मनोरोग की श्रेणी में लिया जाता है? ऑटिज्म जो है वो ये बच्चों को होती है और ये जेनेटिक होती है। ऑटिज्म में जनरली वो जेनेटिक डिफेक्ट रहता है जिसके कारण बच्चों में ये सोशल हो जाते हैं बच्चे, इनमें बात करने की क्षमता नहीं आती है। ये जो है बच्चे ऑब्सेसिव टाइप के होते हैं। ऑब्सेसिव मतलब एक खेल को लेके पकड़े दिन भर वही खेल को खेलते हैं, इनके कोई दोस्त नहीं होते, अकेलापन इनके जीवन में रहता है। लेकिन यदि कोई एक अच्छा चीज को ये पकड़ लेते हैं कि इनमें एक डेडिकेशन होता है, कोई अच्छी चीज पकड़ लेते हैं तो बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन यदि ये खराब चीज की तरफ गए, कोई अच्छी चीज नहीं पकड़ पाए, तो ये हमेशा के लिए बीमार रहते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों के हम लोग लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आइंस्टाइन है, तो उनके भी हम लोग शुरू के बचपन के दिन की जो हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें था कि ऑटिस्टिक था। तो ऐसे इनमें बुद्धि की कमी नहीं रहती, लेकिन ये उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एक जगह आदमी, कोई जैसे मैडम क्यूरी थी, ऑटिस्टिक नहीं थी, लेकिन वो एक जगह जो अपना दिमाग लगाई तो उसमें खोज करते 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 उन्होंने एक्स-रे खोज दिया। इस टाइप की बुद्धि ऑटिस्टिक की रहती है। लेकिन जनरली उसमें यदि इंटेलिजेंस प्रॉपर हो तभी वो तरक्की कर पाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे के साथ यदि बुद्धि की कमी है तो फिर वो हमेशा के लिए प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर शैल वर्मा जी, मनोरोग चिकित्सक। इनसे हम और भी बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मनोरोगी होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। मैडम, आज का जो युवा पीढ़ी है, युवा भी नहीं बोलेंगे, बच्चे हैं जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं, ये अपने करियर को लेकर के काफी संजीदा नजर आ रहे हैं और कई बार बहुत ज्यादा संजीदा होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस में आने की वजह से अगर कोई 19-20 होता है तो परिवार से भी डरते हैं कि कहीं मैं फेल हो गया तो कहीं कुछ हो ना जाए। और कुछ लोग अगर ऐसा होता है तो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस स्ट्रेस को मन में पनपने न दिया जाए, क्या ऐसा किया जाए? परिवार वालों को भी और बच्चों को भी किस तरह से रहना चाहिए कि ताकि ऐसी चीजें ना हो? अभी बहुत जगह में क्या हो रहा है कि
न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जहाँ की मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली है। और जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, वहाँ बच्चे माँ बाप के सिवा दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी को रेस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं। सिर्फ माँ बाप को इसलिए रेस्पेक्ट देते हैं कि उनसे उनका चलता है, वो लोग उनको पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं, उनके खाने पीने का खर्चा दे रहे हैं, उनके सारे शौक कर रहे हैं। तो बच्चे इस तरीके के इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले होने लगे। उनको ये लगता है कि माँ बाप से भी तभी तक सोचना है उनको जब तक उनका कैरियर नहीं बन जाता है। इसी के लिए हम लोग देखते जा रहे हैं कि शादी के बाद बच्चे बहुत जल्दी माँ बाप से अलग हो जा रहे हैं। तो ये जो एक रिश्तों की गर्माहट थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग सोचते हैं कि हम मियाँ बीवी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, और ये चीजें क्या है उनके पेरेंट्स से भी देख सीखते हैं। और ये पेरेंट्स लोग भी ऐसे हैं कि दादा दादी का नहीं किए, नाना नानी का नहीं किए, तो वही बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। तो वो जो कंबाइंड फैमिली वाला जो एक कल्चर था, वो इंडिया में धीरे धीरे खत्म होने के चक्कर में है। और इससे क्या हो रहा है, अभी तो ये स्थिति आ गई है कि यदि लड़की कमा रही है और अच्छा कमा रही है, तो बोलेगी मैं कौन शादी का जिम्मेदारी ले, मैं अकेले में अच्छी हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपने मन का कर रही हूँ। और हर सवाल उनको एक सेक्स की जरूरत है, उनको मिल जाता है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेम हाल लड़कों का है, अब लड़कों को भी यही चीज है। तो ये फ्रीडम इतनी ज्यादा है, और माँ बाप का कहना सुनना नहीं है। और माँ बाप भी ऐसे हैं कि बस हमारा बच्चा पढ़ लिया, कमा रहा है, तो उसकी कमाई पे कोई अपना हक भी नहीं जमाते। वो बच्चे उस कमाई को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो कंट्रोल। और एक संस्कारों की भारी कमी, क्योंकि ये संस्कार देना कि भाई वो जमाना तो गया जब माँ बाप के पैर छूते थे, बड़े लोगों के पैर छूते थे, वो अभी है ही नहीं। प्रणाम भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हाय हेलो वाली दुनिया में ये सब हाय हेलो में खत्म हो जाता है। और उसके बाद वही हाय हेलो बहुत उथला हो गया है, मतलब बहुत सतही लोगों में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मन से नहीं कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि किसी का सुख दुख किसी का सुख दुख नहीं होता है, सिर्फ अपना सुख दुख अपना सुख दुख है बस। अब दूसरे के लिए सोचना छोड़ दिया है कि भाई वो आदमी दुखी है और मैं उसको हेल्प करने लायक हूँ, मैं उसका दुख थोड़ा कम कर सकता हूँ, तो मैं उससे कुछ बात ही कर लूं, ये भी नहीं। पैसे के तो छोड़ ही दीजिए, और हेल्प करने की तो छोड़ दीजिए। यदि वो कमजोर बच्चा है तो चार मजबूत बच्चा है तो उसको मारने की सोचेंगे, उसको हेल्प करने की नहीं सोचते। तो ये जमाना है। दोस्तों, कंबाइंड फैमिली एक ऐसा परिवार जो एक साथ रहता है, उसके अंदर जो आचार विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे काफी हद तक समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में सहायता मिलती है। मैडम का भी साफ कहना है कि आज जो लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, जो लोग मनोरोगी बनने की तरफ अग्रसर हैं, उनका एकमात्र कारण है अकेलापन, जो उन्होंने स्वयं अपनी जिंदगी में चुना है। अपने परिवार के साथ ना रह करके अकेले रहने का फैसला करते हैं, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। मैडम, अब ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा लेवल होता है इनका मनोरोग कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और लेकिन हॉस्पिटलाइज भी ऐसा है कि बहुत ही कम अस्पताल देखे गए हैं मनोरोगियों के लिए। तो मनोरोगियों के लिए अस्पताल कम क्यों है, और क्या स्टेज पे उनको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी होता है? पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज कम इसलिए होते हैं कि बाहर में इतनी अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं अभी, और कि वो वायलेंट पेशेंट को भी कंट्रोल करने लगे। इवन अभी जो पेशेंट आते हैं काफी वायलेंट बांध बूंद के भी लाते हैं मेरे पास पेशेंट। तो आजकल क्या हो गया है कि चार्जेस एडमिशन्स के बहुत बढ़ गए हैं। बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन पेशेंट के लिए वायलेंट पेशेंट बोलते हैं मैडम इंजेक्शन लगा देना। अब इंजेक्शन एक टाइम के 2 टाइम के हमला दे दे, हम वहाँ कंपाउंडर से लगा लेंगे। तो इस तरीके की भावना इन लोग में आ गई कि मेंटल पेशेंट को यदि वायलेंट भी है तो ये दम रखते हैं घर वाले कि इनको यदि मैडम ने सपोर्ट कर दिया इंजेक्शन वगैरह देके, तो हम घर में भी इनको ठीक कर लेंगे, और ऐसा होता है। मतलब मैडम, दवाएं आज ऐसी हैं कि हम ये मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मनोरोगी ठीक हो सकते हैं। ठीक हो हाँ, मनोरोगी घर में लोग ठीक करने लगे हैं। एक बार मेरे यहाँ से इंजेक्शन लेके जाएंगे,
पेशेंट अच्छा से सोता रहेगा, फिर 2 डोज और लेके जाते हैं। बोले उठ के फिर मारने लगेगा मैडम तो क्या करेंगे? मैं बोले पहले अच्छे से खिला पिला देना, उसके बाद इंजेक्शन लगाना। तो 2 डोज और लेके जाते हैं। तो वो इस तरह अब बाकी दवा लेके जाते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसको फिर दवा खिलाना चालू कर देते हैं, कोऑपरेटिव हो जाता है पेशेंट तब। तो इस तरीके के वायलेंट पेशेंट जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हॉस्पिटल में खर्चे बहुत लगते हैं मेंटल पेशेंट के, लंबा लंबा लोग एडमिट करते हैं, तो उसमें 40-50 हजार तो उनको इनिशियल डिपॉजिट लगता है, जो नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसलिए ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं वो बाहर से भी ठीक करते हैं, और उतने उन लोग में इतना आ गया है लोगों में ज्ञान कि हाँ एक बार तो सुई लगा के देख लिए हैं, अब कंपाउंडर को बता देंगे, हम वो बोलेंगे मैडम हमें अच्छा से लिख दे कौन सुई नस में लगी कौन सुई कमर में लगी, वो लिख के देते हैं। उसके बाद वो वहां लगवा लगवा के ठीक कर लेते हैं, जैसे थोड़ा ठीक होता है खाना देना चालू करते हैं। क्या बात है मैडम, आपके करियर की अगर बात करें तो करियर में कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट होगा जो बहुत क्रूशियल होगा, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हुआ होगा, लेकिन आपके हाथों वो ठीक हुआ है, बगैर नाम बताए कोई ऐसा कोई केस है क्या? अब ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसको हम लोग बोलते थे कि हम नहीं ठीक कर सकेंगे, लेकिन उसको दवा देते देते ठीक हो जाते हैं। कल एक पेशेंट आया था, इतनी सारी तकलीफें थी, इतनी सारी तकलीफें थी कि उसकी तकलीफें सुन के मेरे को ये लगा बकाहट लगती थी। मैं शंकर भगवान हूँ, ये अमृत गिर रहा है, ये अमृत पी रहा हूँ, यहाँ पे सांप लपेटा है मेरे को, यहाँ पे इस तरीके की बहुत तरीके की उसको विचार की गड़बड़ी थी। मेरे को लगता था इस पेशेंट को मैं कभी नहीं ठीक कर पाऊंगा। थोड़ा वायलेंट हो जाता था, उसके बात नहीं सुनते थे तो मारपीट करता था घर में। तो मैंने ऑलमोस्ट उसके पिताजी को बोल दिया था कि भैया मैं दवा जरूर दे रही हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं कर। तो उसके बाद दवा देने के बाद जब मैंने ऐसा बोला कि भैया मेरे को नहीं लगता है ठीक होगा, तो यहाँ से दवा ले जरूर, फिर वो गए निमांस, बेंगलोर गए। बेंगलोर में 1 महीना उसको रहे, पूरा काउंसलिंग फाउंसलिंग करे, उससे कुछ ठीक हुआ ही नहीं लड़का। फिर लेके आए, मैं फिर उसके पिताजी को बोली देखो इसको दवा लंबा चलेगा, ठीक जरूर होगा, ठीक कब होगा ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन लगातार दवा दीजिए ये लड़का ठीक होगा। अभी थोड़ा दिन पहले वो लड़का आया, अभी अच्छा बिजनेस कर रहा है, दवा खा रहे हैं, और अभी खुद आता है दवा के लिए, खुद लेके जाता है, खुद खाता है। लेकिन उस बीच का जो है करीब करीब 8 एक साल लगे उसको ठीक होने में, 6 से 8 साल। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसमें हम सोचते हैं कि अब ये नहीं ठीक होगा, लेकिन जहाँ दवा कंटिन्यू कर लेते हैं वहाँ ठीक हो जाते हैं, खराब से खराब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इनको रिलेटिव्स को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, उनको पेशेंस देना बहुत जरूरी रहता है। वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, अभी नहीं ठीक हो रहा है, तभी नहीं ठीक हो रहा है, और कितना दिन लेगा। हम लोग बोलते हैं आप ठीक होने के बाद छोड़ दीजिए, दवा बस लेते रहिए, जिस दिन ठीक होगा ना आप समझ नहीं पाओगे ठीक हो गया, है ना, ऐसी बातें। दोस्तों, कोई भी विभाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो दवाई अगर सिर्फ जमीन से उठा के मट्टी भी दे दी जाए तो वो आपको दवा का काम करती है। सिर्फ विश्वास होना चाहिए। और ये क्षेत्र ऐसा है, मनोरोग चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है कि कई बार जैसा मैडम बता रही हैं कि डॉक्टर भी अपना विश्वास खो देते हैं कि हम ऐसे मरीजों को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक चिंगारी जली हुई रहती है, जहां कि नहीं आप दवा तो खिलाओ, कोशिश करते हैं। बस ये शब्द कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग शब्द है, और ये ही शब्द जो है ये लोगों को सफलता दिलाता है। मैडम, अब हम जानना चाहेंगे कि जो मनोरोगी होते हैं उनके प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है, आ, सामने से तो नहीं देखा है, हमें जैसा मीडिया के माध्यम से या जैसा फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है कि कुछ आक्रामक होते हैं, कुछ बड़े शांत होते हैं, कुछ के अंदर मनोरोगी होने के बाद भी कुछ करने की इच्छा होती है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं मैडम, और क्या क्या प्रकार होते हैं? बेसिक रूप से यदि हम लोग मनोरोग को डिवाइड करते हैं तो इसके 3-4 प्रकार हैं। एक तो साइकोसिस है, दूसरा एक आपका न्यूरोटिक है, उसके बाद आपका है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, और कई है जो एडिक्शन के कारण होते हैं।
ऐसे 3-4 चीजों में इनको डिवाइड करते हैं। मेनली रहता है साइकोटिक, न्यूरोटिक, ठीक है ना। बाकी जो है वातावरण के जन्य होता है, दवा का दुष्प्रभाव होता है, इस तरीके के बहुत सारे आते हैं। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं। और चौथा जो है ये वातावरण जो जन्य होता है, वातावरण जन्य में यही सब एडिक्शन वाले या और कुछ चीज ज्यादा करने से, जैसे गांजा का ज्यादा लेने से, ज्यादा दवा खाने से, ये खाने से, तो ये सब उसमें आते हैं, चौथे वाले अदर्स में, ठीक है। मैडम, जो लोग आक्रामक होते हैं, जैसे हमने देखा है कि लोगों को चिल्लाने की, चीखने की, मारने की ऐसी आदत होती है, उनको कैसे ट्रीट करते हैं? और उनके लिए अगर परिवार में ऐसा कोई है मनोरोगी, तो उनके लिए कैसा ट्रीटमेंट परिवार को करना चाहिए? जनरली आक्रामक जो होते हैं वो मोस्टली साइकोटिक लोग होते हैं, साइकोसिस वाले, जिनमें हम लोग बोलते हैं कि उनका रियलिटी कांटेक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब वो रियल के कांटेक्ट में रहते नहीं, उनकी अपनी दुनिया रहती है, उसके अनुसार वो तरह तरह के डिल्यूजन्स, हम लोग बोलते हैं फॉल्स बिलीफ, डेवलप किए रहते हैं और उस पर वो विश्वास करते हैं। तो अटैक इसलिए करते हैं यदि घर में ही उनको ये लग गया कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये मेरे लिए बुरा कर रहा है, भले वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि में वो आ जाती है, वो इस तरीके के डिल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कि ये जो पड़ोसी है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे को देख के जलता है, ये मेरी तरक्की नहीं देख सकता, और ये जो मेरे को मारना चाहता है और मेरे अगेंस्ट में कुछ कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोग जब डिल्यूजन वाले जब एक्ट में आते हैं, तो ये फिर उसको मारने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साइकोसिस में वायलेंस तभी होता है जब लोग घर वालों को भी ऐसा समझने लगते हैं कि उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनको गाली, मतलब ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, और ये जो है मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, इस तरीके की जो भावना, थिंकिंग डिस्टरबेंस है। थिंकिंग डिस्टरबेंस में ये होता है कि वो घर वालों को भी दुश्मन समझ लेते हैं और उसके बाद उन्होंने उस तरीके से घर के लोगों को भी मारना चालू करते हैं। तो एक वायलेंस क्रिएट होता है। वायलेंस क्रिएट होगा तो घर की चीजें तोड़ फोड़ करना, बाहर फेंकना, लोगों को मारना, ये सब चालू करते हैं। ये वायलेंस जो क्रिएट होता है ये कभी घर में ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ तक बढ़ जाता है कि यदि इनको लग गया कि ये आदमी उसका दुश्मन है और उसको मारना चाहता है, तो उस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। तो आदमियों को अपनी जान तो बचानी पड़ेगी ना। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की जरूरत बिल्कुल पड़ती है और इसको बहुत लेट नहीं करना चाहिए। तो पहले का जमाना था कि हम लोग देखते थे सब बीड़ी बीड़ी डाल के ले आते थे लोगों को, ऐसे लोगों को कि ये बहुत मारता पीटता है, सबको ये कर रहा है, कर रहा है। लेकिन आजकल के जमाने में हम लोग देखे हैं कि इतनी तो एजुकेशन हो गई है कि जैसे ही थोड़ा सा वायलेंट हो, लोग पहुंच जाते हैं, उसको कैसे भी करके पकड़ धकड़ के ले आते हैं। तो फिर वैसे केसेस में उनको एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है कि उनको शांत करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग के पास दवाएं हैं, इंजेक्शन है, उससे करते हैं। और जब वो एक सही स्थिति में पहुंचते हैं दवा ववा खा के, तो एक स्थिति आती है कि ये पता लगाना पड़ता है आखिर कौन सा स्ट्रेस इसको इस ब्रेकडाउन में लाया। तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि उस स्ट्रेस को बार बार ना आए और ये बार बार या उस स्ट्रेस को लड़ना सीख जाए या उससे डील करना सीख जाए, और या यदि वो स्ट्रेस ना आए, ठीक है ना, तो बार बार मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये साइकोसिस है। लेकिन बेसिकली जो एक और साइकोसिस होता है जिसको हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया, ये जेनेटिक होता है और इसमें पर्सनालिटी डिटेरिएशन रहता है कि इनकी बिलीफ को हटाना बहुत दिक्कत होता है और ये तरह तरह के डिल्यूजन डेवलप करते हैं, जिसमें अब तो हम लोग को देखने में ये केसेस कम मिलते हैं सिजोफ्रेनिया के, जिसमें मेड इफेक्ट, मेड इम्पल्स, मतलब सब अपने मन से बनाए रहते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये मेरे को मारना चाहता है, ये मेरे के फिक्स रहता है बिल्कुल। तो सिजोफ्रेनिक रहते हैं और उसमें पर्सनालिटी डिटेरियोरेट भी रहती है। तो ऐसे केसेस आजकल हम लोग देखते नहीं, हम लोग जनरली साइकोसिस के केस देखते हैं। और साइकोसिस में एक्यूट केसेस ज्यादा आते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ के लोग ही आते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, घर में बांध बांध के रखते थे, बैगा को 10 बार दिखाते थे, बेड़ी डाल देते थे, तो वो पुराने होके सिजोफ्रेनिक हो जाते थे। अभी थोड़ा सा चालू हुआने के लोग आ जाते हैं। तो अभी क्या हम लोग देखते हैं कि उस तरीके के बेड़ी वाले पेशेंट नहीं देखते। मतलब मैडम, लोगों में जागरूकता आई है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अभी लोगों में क्या है, पहले ये स्टिग्मा था
पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना स्टिग्मा था, लोग चोरी छिपे आते थे, उनको लगता था कि कोई देख ना ले, नहीं तो बोलेगा कि इनके घर में तो मेंटल पेशेंट है, इस तरीके का था। मतलब मेंटल मतलब उस घर में हम शादी भी नहीं करेंगे, वो घर मेंटल लोगों का घर है, एक टाइप de थब्बा लग जाता था, वो पहले के जमाने में था। अभी तो लोग बरोबर कंसल्ट करने आते हैं, सबके सामने कंसल्ट करने आते हैं, और ये समझ गए हैं कि मानसिक रोग में खाली हम लोग जो साइकियाट्रिस्ट हैं, खाली मानसिक रोग नहीं देखते हैं, हम लोग बहुत प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये अब समझ में आ गया कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना तो थोड़ा सा स्ट्रेस में भी जात में होता है। यदि परेशान हो गया, कोई बच्चा अच्छा करते करते अच्छा नहीं किया, उसके गाइडेंस के लिए भी आते हैं कि ये बच्चा गड़बड़ हो रहा है, कोई एडिक्शन में जा रहा है उसको पकड़ के ले आते हैं। तो अभी अवेयरनेस इतनी हो गई कि थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है लोग साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट करते हैं। अब वो स्टिग्मा नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है या कोई देख लेगा, ये टाइप नहीं है। दोस्तों सुन रहे हैं, पुराना जो समय था वो काफ़ी क्रूशियल था, बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, मतलब पुराने जो समय थे उसमें लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी और लोग शर्म करते थे, इसलिए डरते थे कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में कोई मनोरोग है, तो हमारे घर में ना कोई आएगा, ना ही हमारे घर में शादी ब्याह होगा, और ये सारी चीजें बहुत सारी लगी रहती थी। मैडम, एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे। मोबाइल कितना बड़ा दोषी है इंसान को मनोरोगी बनाने में? सबसे बड़ा दोष तो ये डिजिटलाइजेशन का ही है कि बच्चा 2 साल का बच्चा भी आजकल दादा दादी से कहानी नहीं सुनता है, वो मोबाइल से कहानी सुनता है। वो जातक कथाएं जो पहले दादा दादी लोग बता के उसका उपदेश सुनाते थे उसके, तो ये बच्चे उसमें उपदेश नहीं देखते हैं, सिर्फ कहानी सुनते हैं। तो 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, क्यों? वो बैठ के उसमें कहानी देखे। तो ये मोबाइल इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, और मोबाइल के चलते आदमी बहुत ज्यादा मोबाइल ट्रैक करना, किसी को परेशान करना, किसी को उल्टी सीधी तस्वीर लेना, उसको वायरल करना, वो एक अपराध का कारण भी बनते जाता है। और ये जो है मिक्सिंग भी बहुत करता है कि आप दुनिया भर के फ्रेंड्स बना ले, ये बना, लेकिन आपको पता नहीं है वो है आपने सिर्फ व्हाट्सएप में दोस्त बना लिए, आपने फोन करने लगे, लेकिन अब पता नहीं कि व्हाट्सएप पे उस तरफ कौन है, मतलब मिले भी नहीं है कभी, लेकिन वो दोस्ती ऐसी चल रही है, इतनी गाढ़ी हो गई है कि वो लोग भागने की सोचेंगे, और जब मिलेंगे देखेंगे अरे ये तो बूढ़ा है और मैं तो इतनी जवान हूँ, वहां पे छूटता है। तो ये मोबाइल जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ देता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी सच्चाई मोबाइल से नहीं पता लगती है। जो भी फ्रेंड रखते हैं ये लोग, जो भी ये बनाते हैं, तो कभी ये नहीं कोशिश करते कि उनसे मिला जाए। मोबाइल की दोस्ती इसी तरीके की है। आसपास के लोगों से मोबाइल से दोस्ती नहीं होती है, उनसे तो मिल लेते हैं, लेकिन दूर दूर दराज लोगों से कभी नौकरी के लिए, कभी इसके लिए, कभी इसके लिए बातचीत होती है। और बहुत सारे फ्रॉड केस है, वो बैंक से पैसा निकलवा लेते हैं और उनको नौकरी का झांसा देके बुलाते हैं, बहुत सारी लड़कियों को बुला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, वो उसको बेच देते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कांड होते रहते हैं, फिर वो लड़की कहीं की नहीं रह जाती, ना तो घर लौटने के लायक रह जाती है, और फिर उनके चुंगल से निकल भी नहीं पाती। इस तरह के बहुत सारे, एक हम केस हम बता रहे हैं, आज से नहीं, आज 10 साल पहले की बता रहे हैं। वो मोबाइल से किसी लड़के से कांटेक्ट करे, 2 बच्चों की माँ थी, अब मोबाइल से कांटेक्ट करी और मोबाइल से दोस्ती हो गया। तो वो अच्छी भले कमा हस्बैंड कमाता था, 2 बच्चों की माँ थी, अच्छी भली रहती थी। तो उसने मोबाइल से, उस लड़के ने बोला कि एक बार आके उससे मिला भी यहाँ पे। अब खूब प्यार मोहब्बत की बातें ये सब चलते रही। उसके बाद उस लड़के ने उसको बुलाया कि तुम वो छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, आराम से रहेंगे तुम वहां पे। ये बॉम्बे चली गई। अब जब बॉम्बे गई तो देखिए वो लड़का एक खोली में रहता है, वो खोली में फिर उस लड़के ने इसको झाड़ू पोछा बर्तन करवाने लगा वहां जाके, घर घर में। ये परेशान हो गई, कभी ऐसा की नहीं थी।
उसके बाद ये भागने की सोची तो भागने के लिए इसका जगह जगह इसका आदमी ने इश्तेहार दिया हुआ था, तो उसका आदमी ढूंढते ढूंढते इसको फिर पाया। ये इतनी बुरी हालत में उनको मिले कि वो रोटाइन का काम कर रहे थे। उसके बाद उससे उसने कमाना चालू किया, उसको इधर उधर बेचना चालू किया, लोगों को सप्लाई करना चालू किया। तब ये लड़के एकदम परेशान हुए। तब इसने अपने घर को खबर किया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं बहुत बुरी हाल में हूँ, मेरे से गलती हो गई है, मेरे को ले जाओ। फिर उसको लेके आए। तो इस तरीके के मतलब मैरिड लोग तक भाग रहे हैं, तो आप अनमैरिड की क्या बोलोगे? दोस्तों सुन रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात है कि एक मोबाइल किसी तरह से लोग लोग मोबाइल की वजह से मनोरोगी तो हो ही रहे हैं, साथ में अपराधी भी बन रहे हैं, और साथ में ऐसे ऐसे ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं जहां से उनके धन भी चले जाते हैं और उनकी इज्जत भी चली जाती है। तो ऐसे जगहों से और ऐसी चीजों से बचना अनिवार्य है। इसलिए परिवार के बीच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार के बीच में रहें, परिवार के लोगों से इंटरेक्शन करें, और अपने आचार विचार, अपने जो बात बात और आपके जो विचार हैं वो अपने परिवार वालों के साथ साझा करें। इससे आपका मस्तिष्क, मन दोनों ही मजबूत होता है, आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है, और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आती है। मैडम मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, एकदम ठीक बोल रहे हैं। एक लास्ट ऐसे, चाहे उसको उपदेश समझिए, जी जी, चाहे शिक्षा समझिए। नहीं नहीं मैडम, हमारे दर्शकों के लिए एक तो बिल्कुल। जितने भी टीनेजर लोग हैं, एडोलेसेंट लोग हैं, थोड़े यंग एज के लोग हैं, आप कुछ गलती भी करते हो यदि बाहर, तो आपकी ड्यूटी, आप घर में आके सबसे पहले माँ बाप को बताओ। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हारे हर तरीके के, चाहे तुमने धन को लेके गड़बड़ किया, चाहे लड़की को लेके गड़बड़ किया, चाहे तो कोई भी गड़बड़ किया, सबसे अच्छे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सुधार सकते हो, आपके पेरेंट्स है। तो कोई भी गलती आप बाहर भी करते हैं तो आप अपने माँ बाप को सच बता दीजिए। वहां आपका एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाता है, और फिर बाहर ठगने वाले आपको कभी नहीं ठग पाएंगे। मैडम भी साफ कह रही हैं कि परिवार बड़ा क्यों है, क्योंकि अगर आप बाहर कोई भी गलती करते हैं, आपसे गलती हो जाती है, आप एक बार अपने परिवार को बता कर देखिए, क्योंकि परिवार ही आपके साथ खड़ा होगा, ना कि कोई और। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ठीक, थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर शैल वर्मा जी, मनोरोग चिकित्सक, जो कि दुर्ग में इनका क्लिनिक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्रीन चौक के पास में, उसके बगल में। और यहाँ पर हर प्रकार के मनोरोगी का इलाज बिल्कुल विधि से किया जाता है, और काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी बात है, आपके पहचान में भी कोई ऐसे लोग हैं जो मनोरोग से ग्रसित हैं, तो आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।